एवरीवन इज फाइन। तो कैसे हैं मेरे सारे के सारे पुकीज एंड पटेटोज? क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, जल्दी से बता देंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन, तो जल्दी से सनफ्लावर बना देंगे भाई, जल्दी से सनफ्लावर बना देंगे, जल्दी से। एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है क्या है भाई? आज लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ वाज योर बर्थडे? तो भाई बर्थडे बहुत बहुत अच्छा था मेरा बर्थडे। आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे। बहुत सारे बच्चों ने इधर उधर से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे थे। सो थैंक यू सो मच बेटा। आप सभी की प्यारी प्यारी विशेस मेरे मतलब मुझ तक पहुंची, बहुत अच्छा लगा। एंड बर्थडे सच में बहुत अच्छा था। मैंने अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, घर पे पूजा करी एंड इट वाज अ गुड डे। एंड जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपको रियलाइज हुआ बर्थडेज आई लाइक रियलाइजेशन के यार अभी इतना टाइम हमने अपना जीवन का बिता दिया है और अभी कितना कुछ और है करने का लाइफ में। तो जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको भी ये रियलाइजेशन होंगी। अभी तो आप छोटे हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अभी तो कोई लोड नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अभी जो फिलहाल आपकी लाइफ है ना, क्लास 10th है, तो उस पर फोकस करना है। पार्टी ऊका होवे है हमें नहीं पता बेटा पार्टी पोटी क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने कहा था ना तुम्हें, तुमने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला, बात यहीं पे खत्म हो गई। पार्टी वार्टी कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है? चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अभी तक इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? चैप्टर में बेटा हमने बेसिक बातें डिस्कस करी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि भाई रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहां पे हमने वेरिएशन के बारे में भी चीजें डिस्कस करी थी। सेकेंड लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि भाई अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अमीबा बाइंडरी फिजन करता है एंड लिशमैनिया बाइंडरी फिजन करता है बट लॉन्गिट्यूडनल वाली। हम अगर स्पाइरोगैरा की बात करें वहां पे फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलती है। हमने लास्ट क्लास में ईस्ट के अंदर बडिंग कैसे होती है ये देखा, हाइड्रा के अंदर बडिंग कैसे होती है ये देखा, स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होती है राइजोपेस के अंदर हमने ये देखा। तो हमने छोटी मोटी बातें डिस्कस करी थी। और हमने और क्या डिस्कस किया था? यस, हमने डिस्कस किया था रीजनरेशन के बारे में। तो ये सारी बातें हमने अभी तक क्या कर ली हैं? डिस्कस कर ली हैं। आज क्या करने वाले हैं? तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी धीरे धीरे आ रही है अब, है ना, अब आ रही है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करीब हम जाते जा रहे हैं, है ना। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट बनने के बाद क्या प्रोसेस होती है ना। उसके बाद गैमीट ट्रांसफर, मतलब बेसिक जो चीजें हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड ये कॉमन है बेटा, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, तो बेसिक्स बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड होमवर्क। मैंने तुमको एक होमवर्क दिया था बेटा, हाँ, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो बेटा आपको बता दूं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है कुछ इस तरीके की शेप का, ठीक है, इतना नोकीला नहीं होता, ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप का एक बॉडी पार्ट होता है जिसका नाम है लिवर, ठीक है। लिवर जो है बेटा वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। रीजनरेट करने का मतलब ये है, मान लो बेटा एक पर्सन है, उसका लिवर बुरे तरीके से बिल्कुल डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। तो इस पर्सन ने कहा कि चलो भाई मैं तुमको अपना लिवर का एक छोटा सा हिस्सा क्या कर देता हूं, डोनेट कर देता हूं, दे देता हूं। तो अगर
अगर ये करने के लिए अपना लिवर का थोड़ा सा हिस्सा ये अगर डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, डॉक्टर्स इतना सा हिस्सा लेंगे बेटा इसके लिवर का और ये क्या करेंगे बेटा, ये ट्रांसप्लांट करके उस पर्सन को दे देंगे। और जो इसका इतना सा जो इसका हिस्सा यहां से जा चुका है ये धीरे 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 खुद को क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लिवर दोबारा बन जाता है, बट अगर लिवर का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर हम काट के किसी को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं कि भाई तू भी जिंदा रह ले, मैं भी ना मरूं, है ना, दोनों का काम चल जाए भाईचारे में, तो ये इतना हिस्सा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है बेटा, ये पार्ट जो है क्या कर सकता है, मैंने बॉडी ऑर्गन की कहा था मैंने। ठीक है, तो हेयर और नेल्स बेटा आपको मैं बताऊं ये बेसिकली दे आर मोर ऑफ प्रोटीन्स, है ना, हम ये बोल सकते हैं। आप भी देखो, ऐसे तो बेटा हमारी स्किन भी खुद को रीजनरेट कर सकती है। आप देखो अगर चोट लगती है तो यहाँ पे चोट लगी, थोड़े टाइम बाद आप देखो धीरे धीरे नई स्किन आ जाती है, बट मैं प्रॉपर बॉडी ऑर्गन की बात कर रही थी। अगर आप नेल्स और हेयर्स बोल रहे हो तो बेटा आप ये समझो कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें से जो प्रोटीन निकलता है उससे नेल्स बनते हैं। हमारा जो हेयर है बेटा ये पूरा सेल से नहीं बना हुआ, हमारे स्कैल्प में सेल्स हैं, वहां से प्रोटीन निकल रहा है। हमारा बाल प्रोटीन है, दिस हेयर इज नॉट कंप्लीटली मेड अप ऑफ सेल, ये तो प्रोटीन से बना हुआ है। जो नीचे यहाँ पे स्कैल्प के सेल हैं, देखो बेटा तुम्हारे यहाँ पे सेल्स हैं, है ना, तो उन सेल्स में से बेसिकली क्या हो रहा है, उन सेल्स में से बेसिकली इस तरीके से प्रोटीन निकल रहा है जो कि हेयर है, इसको केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो हेयर बेसिकली क्या है, ये हेयर जो है बेटा ये बेसिकली प्रोटीन से बना होता है। हमारा जो हेयर है दिस इज मेनली मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, और ये केराटिन प्रोटीन कहां से निकल रहा है बेटा, ये हमारा सेल है, दिस इज सेल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी बातें जो हम क्लास में करते रहते हैं, आई थिंक जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ किताब का ही पढ़ते रहोगे क्या यार, एक बात बताओ, सिर्फ किताब का ही पढ़ते रहोगे क्या, कुछ जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। कहीं चार यार दोस्तों में बैठो तो पता तो चले कि हाँ भाई इस बंदे को नॉलेज तो है यार, देखो इसको कुछ आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा किताब के आर पार जाके भी थोड़ी बहुत चीजें समझें और जाने। चलिए एक पोल करते हैं बेटा, यहाँ पे चूज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। टेंटेकल्स ऑफ ईस्ट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, स्पाइरोगैरा reproduces by breaking itself into smaller bits, malarial parasite shows binary fission, spores are produced inside sporangia। ठीक है, रुको एक सेकेंड। चलो पढ़ लिया बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो मैंने यहाँ पे बेटा ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज किया है, स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाय ब्रेकिंग इटसेल्फ इनटू स्मॉलर बिट्स। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ध्यान से रीड करेंगे बेटा क्वेश्चन को। चलो टाइम अप हो गया है, देखते हैं। ओके, सो हमको क्या करना है, क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। करेक्ट स्टेटमेंट मतलब हमको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। टेंटेकल्स ऑफ ईस्ट, भाई ईस्ट अपने आप में एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई टेंटेकल्स नहीं होते। टेंटेकल्स हमको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, वेरी गुड, हाइड्रा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स, गलत है।
स्पायरोगायरा अपने आप को छोटे पीसेस में तोड़ता है, बिल्कुल सही, बट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। मलेरियल पैरासाइट बाइनरी फिजन नहीं करता, वो करता है मल्टीपल फिजन, तो ये भी हो गया फॉल्स। जो लास्ट स्टेटमेंट है, स्पोर्स जो होते हैं स्पोरांजिया के अंदर बनते हैं, ये स्टेटमेंट हो जाती है टूरू। ओ माय गॉड, टूरू लव, बिल्कुल उसी तरह टूरू, ठीक है, तो ये टूरू है, टूरू ऑप्शन डी होगा, तो हमारा डी आंसर। अरे यार, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़े बच्चों से हो गई होगी गलती, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके। स्पोरांजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, ठीक है। बेटा ऑप्शन चेंज किया था ना यार, ऑप्शन चेंज किया था, तुम क्यों करते हो चीटिंग। हिमांशु, प्रियांशु, कार्तिक, रोमन, कार्तिक, आयुष, नितेश, जीत, ए शर्मा, कौशल, हर्षित, वेरी गुड। आगे चले। चीटिंग बेचारों के साथ हमेशा हो जाती है, हमको इससे सीखना चाहिए कि लाइफ हमेशा हमारे साथ फेयर नहीं होगी, ठीक है, तो जो है उसको एक्सेप्ट करना है हमें। चलिए एक और क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल सा हलवा क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। बडिंग हमें कहां ऑब्जर्व करने को मिल जाएगी? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, या बोथ बी एंड सी? भाई हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। जल्दी से आंसर करो, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो टाइम इज अप। देखिए बेटा, अमीबा की बात करें तो वहां पे होती है द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। अमीबा बाइनरी फिजन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। ईस्ट एंड हाइड्रा दोनों के ही अंदर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं बड, एंड ये दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है। नितेश, भास्कर, जोहन, नूरांश, कार्तिक, एजेंट, भूपेश, आशीष, पतिजी, रोमन जी। चलिए ठीक है भाई, ये पुरानी बातें हो गई, आज की क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक्स, एक है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें हम बेसिक बातें हम कर चुके हैं, है ना। बडिंग के बारे में बात कर लिया, फ्रैगमेंटेशन के बारे में बात कर ली, रीजनरेशन के बारे में बात कर ली, बाइनरी फिजन के बारे में बात कर ली, मतलब सब कुछ कर लिया। अब थोड़ा ना हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि भाई प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। अब बेटा यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, मेरी बात सुनो, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बेटा एनसीईआरटी में, बट ट्रस्ट मी, ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम ऐसे ही बोल रही है, तुम कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, सीबीएसई का कोई भी पेपर उठा के देख लेना जो 2023 में आया, 2022 में आया, 2021 में आया, आपको एक क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मिलेगा ही मिलेगा। शर्त लगा लो मुझसे, लगा लो, शर्त लगा लो, ठीक है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या होगा वो भी बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये होगा कि बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, या फिर के पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, ठीक है, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस जो होंगे देखने को मिल जाएंगे। अरे यार, इंसान मतलब अपना हाथ में अगर घड़ी टाइट हो रही है, अगर वो लूज कर ले अपनी घड़ी को तो तुमको चैन नहीं पड़ता, है ना। हाँ चलो, तो बेटा
प्लीज लुक आउट फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सभी बच्चों को मैं ये एडवाइस करती हूं, जब कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद ढेर सारे PYQs क्वेश्चंस, ढेर सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं और वहां पे एक चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्वेश्चन आता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बट CBSE वालों का काफी फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको करेंगे। फिजन की बात कर ली, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन सब कर लिया। आज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल। NCERT ने बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कशन किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, ना उन्होंने कुछ मेंशन किया है। बट यस, फिर भी मैं आपके साथ एक छोटा सा इसके बारे में डिस्कशन आज करूंगी। आर वी गाइज रेडी फॉर इट? जल्दी से एक बार बता दो, क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं बेटा आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए? जल्दी से बता दो, क्या हम रेडी है? यस, बच्चे रेडी हैं। चलिए तो हम चैट ऑफ कर देते हैं ऐसी बात पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे साथ साथ डेफिनेशन लिखेंगे। अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है बेटा? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच प्लांट्स reproduces with the help of vegetative parts। डेफिनेशन लिख लो बेटा साथ साथ जल्दी से। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट फिर भी हमको अपने लिए तो पढ़ना है, अपने लिए तो समझना है। तो भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे कोई भी गैमीट नहीं बनता, कोई स्पर्म नहीं बनता, कोई एग नहीं बनता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ये क्या है बेटा? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ पे केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही काफी है। यहाँ पे एक अकेला प्लांट क्या करता है? अपने जैसा एक और नया प्लांट बनाता है, ठीक है। किसकी मदद से? वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। अब ऊ का होवे है मैम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट की मदद से एक नया प्लांट बनाना। बट वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है बेटा? इसमें इंक्लूडेड है हमारा मेजरली हमारे स्टेम, रूट एंड लीफ। अब देखो इसका लिटरल मीनिंग अगर पढ़ना है, समझना है ना, एनसीईआरटी बेटा कहीं कोई एक्सप्लेन नहीं करेगी आपको, वो बस लिख के छोड़ देगी वेजिटेटिव पार्ट्स। और फिर हम घूमते रहते हैं, सोचते रहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो। कैसे कहे मैम? आपने चैट ऑफ कर दी है। चलो देखो बेटा, जोक सपाट, यहां पे ध्यान से फटाफट से तो रीड कर लो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, जिसमें प्लांट अपने जैसा एक और नया इंडिविजुअल बनाते हैं। यानी कि प्लांट क्या करता है? अपने जैसा एक और नया प्लांट बना देता है। किसकी मदद से? स्टेम की मदद से, रूट की मदद से, लीफ की मदद से। एंड स्टेम, रूट, लीफ को वेजिटेटिव पार्ट्स क्यों बोला जा रहा है, इसका भी मैं आपको क्या देती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखो बेटा, जो हमारे प्लांट होते हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं उसके ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं। आपने देखा होगा हमारे प्लांट के पास स्टेम भी होती है, रूट भी होता है, लीफ भी होता है, फ्लावर भी होता है। हर पार्ट का ना अपना एक अलग फंक्शन होता है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट हैज इट्स ओन फंक्शन। जैसे कि बेटा
अगर मैं रूट की बात करूं, उसका काम क्या है? उसका काम है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। हमारी स्टेम का काम है कि जो भी वाटर मिनरल मिल रहे हैं सॉइल से उनको ऊपर लेके जाना। लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना। फ्लावर का काम क्या है भाई? फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन कराना। तो हमारे प्लांट के ना दो पार्ट्स होते हैं। हमारे प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। एक होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एक होते हैं हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जिनका काम क्या है? रिप्रोडक्शन कराना। इनका काम क्या है? रिप्रोडक्शन कराना। तो पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? बार बार पूरा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है? पर तुम ये मत लिख कर आना पेपर में। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या पार्ट्स होते हैं बेटा? जिन पार्ट्स का काम रिप्रोडक्शन कराने का नहीं है। पार्ट्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्ट्स not involved in sexual reproduction। ऐसे पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते ऐसे पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। देखो बेटा, प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट का काम रिप्रोडक्शन कराना है, जैसे कि फ्लावर का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन कराना। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आ जाता है बेटा? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आ जाते हैं हमारे फ्लावर। फ्लावर का काम क्या है? फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन कराना। कोई पूछे भाई फ्लावर तेरा काम क्या है प्लांट के अंदर? तुम प्लांट के अंदर हो पर तुम्हारा काम क्या है? तो बेटा फ्लावर का काम रिप्रोडक्शन कराने का होता है। बट अगर कोई पूछे लीफ तुम्हारा काम क्या है, तो लीफ भाई यही बोलेगी, लीफ ये कहेगी मेरा काम तो फोटोसिंथेसिस कराने का है। स्टेम से कोई पूछे क्या काम है, तो स्टेम कहेगी कि भाई मेरा काम तो वाटर मिनरल्स को इधर उधर पहुंचाने का है, सपोर्ट देने का काम है मेरा। रूट से कोई पूछे तो रूट कहेगा भाई मेरा काम तो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम है। तो इनका मेन काम रिप्रोडक्शन करने का नहीं है। तो जिन पार्ट्स का काम रिप्रोडक्शन करने का नहीं होता उन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, और जिन पार्ट्स का काम रिप्रोडक्शन करने का होता है, जिन पार्ट्स का काम रिप्रोडक्शन करना है, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर जो है एक्चुअली में एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका काम ही रिप्रोडक्शन कराना होता है, लीफ स्टेम रूट का नहीं होता, इसीलिए इनको वेजिटेटिव पार्ट्स बोल दिया। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार क्या होता है, प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से नया प्लांट बनाने लगता है। क्या हुआ है, प्लांट्स के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करी गई है कि देखा गया है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लीफ से ही एक नया प्लांट निकल रहा है, स्टेम से ही एक नया प्लांट निकल रहा है, रूट से ही नया प्लांट निकल रहा है। अब तुम ऐसे समझ नहीं आएगा, देखो फोटो दिखाती हूँ। देखो बेटा, आपको पता है कि हमारा पोटैटो है, जैसे कि तुम आप देखो बेटा, आपको पोटैटो में से क्या हो रहा होगा, नया प्लांट निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कोई स्पर्म नहीं बना, कोई एग नहीं बना, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई। यहाँ पे पोटैटो से क्या हो रहा है बेटा, एक नया प्लांट निकल रहा है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। लीफ देखो बेटा, लीफ है ये, लीफ पे देखो बेटा आपको नया प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लीफ से एक नया प्लांट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब लीफ से एक नया प्लांट बन जाए, स्टेम से एक नया प्लांट बन जाए, रूट से एक नया प्लांट बन जाए, तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। आप देखो स्वीट पोटैटो एक तरीके का रूट होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उसके थ्रू एक नया प्लांट निकल रहा है। तो ऐसे वाले रिप्रोडक्शन को नाम दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
तो दोबारा आ रही हूं बेटा डेफिनेशन पे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपने जैसा एक और नया प्लांट बनाते हैं। किसकी मदद से? स्टेम की मदद से, रूट की मदद से, लीफ की मदद से। तो प्लांट में क्या देखा जाता है कि कई बार कुछ प्लांट अपनी स्टेम की मदद से, रूट की मदद से और लीफ की मदद से नया प्लांट बना देते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? जब वो स्टेम की मदद से, रूट की मदद से, लीफ की मदद से एक नया प्लांट बना देते हैं तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा लीफ, स्टेम, रूट है। ठीक है, इसी बात पे यहां पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व कौन नहीं है? स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। चलिए जल्दी से बताएंगे। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन एंड आई एम स्टार्टिंग विद द पोल। चलिए, तो जब प्लांट अपने स्टेम, रूट, लीफ की मदद से, जब प्लांट अपने स्टेम, रूट, लीफ की मदद से एक नया प्लांट बना दे तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सिंपल 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 डिंपल। ठीक है, तो अगर प्लांट ने अपनी स्टेम, रूट या लीफ की मदद से नया प्लांट बना दिया है तो उस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। हमें कोई भी सीड की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, हमको कोई फ्लावर की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली यहां पे क्या हो गया, एक नया प्लांट बना दिया स्टेम की मदद से, रूट की मदद से, लीफ की मदद से। ठीक है, तो यहां पे बेटा स्टेम, रूट, लीफ तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं, फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। 93% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नितेश, पति, जी, दिव्यांकर, कार्तिक, हिमांशु, प्रियांशु, त्रिदेव, आशीष, जोहन, आयुष, खालिद। ठीक है, चलिए बेटा, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट। इनको डिफरेंशिएट करना बहुत, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करना क्या है बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, इनको डिफरेंशिएट करना क्या है, बहुत जरूरी है। अब हमारी जो बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये दो तरीके की हो सकती है। हमें नेचर के अंदर बेटा नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती हुई देखने को मिल जाती है और कुछ आर्टिफिशियल भी होती है। कोई चीज जब नेचर में क्या हो रही है बेटा, खुद ब खुद हो रही है, कोई चीज बेटा आपको नेचर में खुद ब खुद होती हुई दिख रही है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, नेचुरली अकर हो रही है प्लांट्स में, आपने कुछ नहीं किया, नेचर खुद उस चीज को कर रहा है। तो जब ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है तो उस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हमने नाम दिया है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये खुद हो रही है बेटा, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। नेचर में खुद ब खुद प्लांट्स ये खुद ही करते रहते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है जिसमें जाके ह्यूमन बींग्स को एफर्ट डालना पड़ता है, ह्यूमंस को उसमें क्या करनी पड़ती है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है, जाके उसको करना पड़ता है ना। तो ऐसे वाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अभी जैसे जैसे आगे एग्जांपल दूंगी खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल कि हाय मैम ये क्या हो रहा है। अभी एग्जांपल दूंगी और खुद ब खुद क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पहले डिस्कस कर रही हूं क्योंकि ये हमारे कोर्स में है और इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बेटा, नेचुरली खुद ब खुद देखा गया है कि प्लांट अपने लीफ, स्टेम या रूट की मदद से खुद ही एक नया प्लांट बनाना शुरू कर देता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें देखा गया है कि प्लांट क्या करता है, नेचुरली खुद ही अपने लीफ, स्टेम या रूट की मदद से क्या करता है, नया प्लांट बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपको अभी बताती हूं कि हम अगर पोटैटो की बात करें, हम पूकीज की तो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पोटैटोस की। पोटैटो के अंदर देखा गया है कि पोटैटो में वो अपनी स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, पोटैटोज अपने स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बना लेते हैं। चलो तुमको एक क्वेश्चन पूछती हूं, जल्दी से बताना बेटा। ये जो तुमको पोटैटो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये पोटैटो क्या है बेटा? पोटैटो मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड स्टेम है? जल्दी से आंसर करो, चलो जल्दी से बताओ। पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम होता है या रूट? जल्दी बताओ, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम होता है या मॉडिफाइड रूट? पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। यस, इट इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड। पोटैटो क्या होता है भाई? पोटैटो एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ना, इसको ट्यूबर भी बोला जाता है, पोटैटो ट्यूबर, है ना, लाइक यूट्यूबर पोटैटो इज ऑल्सो अ ट्यूबर, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर। आपने देखा होगा बेटा, जब आपके घर पे आलू आते होंगे तो बड़े मिट्टी से लथपथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं ना। फोटो होती तो मैं दिखा देती हूँ अभी, ठीक है। तो वो हमारे, हाँ बेटा, वो स्टेम होती है। इट इज अ स्टेम, वेरी गुड। वो एक मॉडिफाइड स्टेम होती है और जमीन के अंदर होती है। ये बात सभी को क्लियर हो गई। तो यानी कि जो हमको इस टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैम, हमको मैम ये जो इस टाइम ये दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली अ स्टेम। अग्री? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्या सभी इस बात से अग्री कर गए हैं? क्या सभी बच्चे इस बात से अग्री कर गए हैं कि जो आपको इस टाइम पे आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। तो बेटा आपको ये जो इस टाइम आलू दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली अ स्टेम। एंड सभी बच्चे इस बात से अग्री कर गए हैं। नहीं भी करेंगे तो क्या कर लोगे मैम आप हमारा? क्या ही कर लोगे मैम? बेटा आप अपना नुकसान कर लोगे, आप मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। तो ये एक्चुअली में क्या है? एक तरीके की स्टेम है जो ये हमको दिख रहा है। अग्री? वेरी गुड। अब देखो बेटा, नेचर में ये चीज ना ऑब्जर्व करी जाती है। आप अपने घर में भी देख लेना बेटा। आप अपने घर में कोई बिल्कुल फ्रेश आलू पोटैटो लेकर आओगे, उसको थोड़ी बहुत लाइट, थोड़ा बहुत मॉइस्चर, थोड़ी बहुत एयर वगैरह लगाओगे, तो थोड़े दिन में आप ऑब्जर्व करोगे उसमें से इस तरीके का क्या निकलने लगेगा, उसमें से इस तरीके का यहां से प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे आपको जर्मिनेशन, मतलब एक बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। अब इतनी डीप में जाएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे ना। तो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, इस तरीके के ना निशान होते हैं हमारे पोटैटो में। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ना आलू में इस तरीके के निशान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस पोर्शन को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बेटा? इस पोर्शन को जहां पे इस तरीके के निशान होते हैं, इनको हम बोलते हैं आई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में याद है तुमको, मुझे नहीं पता, बट यहाँ के सेल्स ना बार बार डिवाइड करते हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या होता है, नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। तो पहले धीरे धीरे इस तरीके से लीव्स वगैरह बनती हैं, फिर धीरे धीरे इस तरीके से रूट वगैरह बनने लग जाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि पूरा का पूरा प्लांट निकलने लगता है भाई, पूरा का पूरा नया प्लांट निकल गया। पूरा का पूरा प्लांट किसकी मदद से निकला? स्टेम की मदद से निकला। एक स्टेम, एक पोटैटो एक स्टेम होती है, तो एक स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बन गया। अरे वाह भाई वाह, ताली बजा दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टेम की मदद से जब एक नया प्लांट बन जाए तो उसको मैं बोलूंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं उसको बोलूंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जल्दी बताओ, बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके की रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट क्या करता है, अपने स्टेम, रूट या लीफ की मदद से एक नया प्लांट बना देता है। तो पोटैटो में भी देखा जाता है बेटा, ये पोटैटो में भी देखा जाता है, इसने अपनी स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बना दिया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई ना? हो गई वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेरी गुड
वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई। तो जो बच्चे कह रहे हैं मैम रिपीट कर दो, बेटा दोबारा रिपीट कर देती हूं। हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें प्लांट अपने जैसा एक और नया प्लांट बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ। तो हमारे पोटैटो के अंदर ये बहुत ही ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करने को देखने को मिलता है। पोटैटो क्या है बेटा, ये जो आप देख रहे हो आलू, जिसकी तुम फ्रेंच फ्राइज खाते हो, ये जो आलू है बेटा एक तरीके की स्टेम होती है, इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें देखा जाता है जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जैसे कि एक टेम्परेचर, लाइट, एयर, ऑक्सीजन, फलाना ढिमकाना जो भी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, वो सब जब इसको मिल जाता है तो इसकी स्टेम में से एक नया प्लांट निकलने लगता है। तो बेटा इसने स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बना दिया, तो ये क्या हो गई बेटा, एक तरीके की वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गई। सिंपल, ठीक है। चलो जी, वैसे ही बेटा जैसे मैंने कहा स्टेम में पोटैटो क्या है बेटा, पोटैटो एक स्टेम है, वैसे ही बेटा स्टेम की मदद से नया प्लांट बन सकता है पोटैटो में, अनियन में, लेमन में, ठीक है। पोटैटो, अनियन, लेमन, इन सब में क्या होता है बेटा, स्टेम की मदद से एक नया प्लांट निकल जाता है। देखो तो मैं एक्चुअली में एक फोटो दिखाती हूँ, ये मैंने खुद फोटो ली हुई है, मेरे घर पे मैंने देखा था, ये मम्मी ने बहुत दिन से प्याज ला के रखी हुई थी और थोड़े दिन में मैंने देखा कि अरे वाह ये क्या हो रहा है, नया प्लांट निकलना शुरू हो गया। तो आपको पता है कि जो अनियन होता है, अनियन बल्ब जिसको बोलते हैं, ये क्या है बेटा, ये अनियन बल्ब होता है ना, अनियन बल्ब। तो ये भी क्या होती है बेटा, ये भी एक तरीके की मॉडिफाइड स्टेम होती है, ये भी एक तरीके की मॉडिफाइड स्टेम होती है। और आप देख सकते हो बेटा यहां से एक नया प्लांट निकलना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये भी क्या हो चुका है बेटा, यहाँ पे नया प्लांट निकलना शुरू हो चुका है, ठीक है। चलो वैसे ही बेटा अगर मैं रूट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रूट, तो आपको पता है बेटा स्वीट पोटैटो जो होता है, स्वीट पोटैटो एक तरीके का रूट होता है, स्वीट पोटैटो एक तरीके का रूट होता है, ठीक है। इसमें भी बेटा ये नेचुरली, हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये प्लांट खुद ब खुद ही कर रहे हैं। तो स्वीट पोटैटो एक तरीके का क्या है, रूट है। हमारे यहाँ पे स्वीट पोटैटो को शकरकंदी बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, हमारे यहाँ पे शकरकंदी बोलते हैं। दिस इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो एक तरीके का मॉडिफाइड रूट होता है। दिस इज मॉडिफाइड रूट। और आप देख सकते हो बेटा ये स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट जो है, इसमें से देखो एक नया प्लांट निकलना शुरू हो गया है, नया प्लांट निकल रहा है जी, नया प्लांट निकल रहा है जी, नया प्लांट निकल रहा है जी। तो यहाँ पे रूट की मदद से एक नया प्लांट बन रहा है, हो गया ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट की मदद से एक नया प्लांट बन रहा है, रूट की मदद से एक नया प्लांट बन रहा है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। आलू ही बोलते हैं आपके यहाँ, अच्छा मेरे यहाँ पे शकरकंदी, शकरकंद बोलते हैं। अच्छा हम बचपन में बोलते थे तेरी शक्ल गंदी, तेरी शक्ल गंदी, शकरकंदी, तेरी शक्ल गंदी ऐसे करते थे हम बचपन में, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फिनोमिना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का देखने को मिलता है एक प्लांट में, जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, ठीक है। इसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है बेटा, उसकी ना लीफ से एक नया प्लांट निकलने लगता है, उसकी लीफ से क्या होता है बेटा, नया प्लांट निकलने लगता है। अच्छा ब्रायोफाइलम को हिंदी में बोलते हैं पत्थर चटा, पत्थर चटा, ठीक है, पत्थर चटा बोलते हैं इसको हिंदी में, ब्रायोफाइलम। अब बड़ा ही ब्यूटीफुल सा फिनोमेना देखने को मिलता है इसके अंदर। इसकी जो लीफ होती है, इस प्लांट की जो लीफ होती है बेटा, उसकी लीफ में देखा गया है इस तरीके से, ग्रीन पे ग्रीन बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, इसमें क्या होता है बेटा, इसकी लीफ में से लीफ बड बनने लगती हैं, जैसे फ्लावर की बड्स होती हैं वैसे लीफ की बड्स होती हैं। और लीफ में क्या होता है, देखो बेटा एक नया प्लांट बनना शुरू हो गया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, छोटी छोटी लीफ बड्स बन रही हैं। जब ये लीफ बड्स सॉइल में गिरती हैं, इनको सॉइल से न्यूट्रिएंट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, लाइट मिलता है, तो ये ग्रो कर जाते हैं, पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो लीफ की मदद से नया प्लांट बन गया जी, लीफ की मदद से ही क्या हो गया, नया प्लांट बन गया। तो ब्रायोफाइलम में लीफ की मदद से नया प्लांट बन जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो बेटा मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो यहाँ पे मैंने ब्रायोफाइलम की लीफ बना दी,
ठीक है, ब्रायोफाइलम की मैंने लीफ बना दी। ठीक है, देखो ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। बेटा मान लो यहां पे ये किताब है, ठीक है, मान लो बेटा यहां पे ये बुक है आपके पास, तो मैं बोलूंगी ना ये इसके मार्जिन्स हैं, ये इसके मार्जिन्स हैं। हम बोलते हैं ना साइड में मार्जिन्स छोड़ देना, तो इसके लिए बेटा बोला जाता है कि क्या है, लीफ, जैसे लीफ है ना, तो जैसे ये क्या है बेटा, ये इसका लीफ मार्जिन्स है, इसकी बाउंड्री है। तो इसके लिए, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए बेटा टर्म यूज होता है लीफ मार्जिन्स, इस पार्ट के लिए टर्म यूज होता है लीफ मार्जिन। ठीक है, तो एनसीईआरटी लिखती है कि ब्रायोफाइलम के जो लीफ मार्जिन होते हैं उसके नॉच एरिया में लीफ बर्ड्स होते हैं। हाय क्या बोल रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इतने कठिन टर्म क्यों यूज कर रही है? तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी ने कौन सा टर्म यूज किया? एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज किया इस बाउंड्री ऑफ लीफ के लिए, उन्होंने एक टर्म यूज किया इस बाउंड्री ऑफ लीफ के लिए, वो टर्म है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन, ये टर्म यूज किया, पहला टर्म एनसीईआरटी ने, लीफ मार्जिन। ठीक है जी, अब एनसीईआरटी कहती है ये लीफ मार्जिन जो होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, उस पे इस तरीके से नॉच पाए जाते हैं। देखो ये जो अंदर की तरफ गड्ढे में बना रही हूं ना, ये ठीक है, इनको ये देख रहे हो अंदर की तरफ गड्ढा बना रही हूं मैं अंदर की तरफ, है ना। इस पोर्शन को एनसीईआरटी बोलती है क्या? एनसीईआरटी बोलती है कि ब्रायोफाइलम के लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं वहां पे नॉच पाया जाता है, वहां पे क्या पाया जाता है? वहां पे नॉच पाया जाता है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि लीफ मार्जिन पे नॉच पाया जाता है, और उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि नॉच में क्या पाए जाते हैं? नॉच में पाए जाते हैं लीफ बर्ड्स। क्या पाए जाते हैं? एनसीईआरटी बोलती है कि इन नॉच वाले एरिया में पाए जाते हैं बर्ड्स। अब बर्ड कोई चीज होती है तो छोटी सी होती है, बर्ड मतलब छोटा सा, एक अनडेवलप्ड, जैसे फ्लावर बर्ड है, फ्लावर बर्ड मतलब कि फ्लावर बना नहीं है, अभी छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा है। तो वैसे ही लीफ बर्ड, यानी कि लीफ में क्या है, एक छोटी सी इस तरीके से लीफ के मार्जिन पे छोटी मोटी लीव्स आना शुरू हो गई हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं लीफ बड। तो एनसीईआरटी कहती है कि भाई ब्रायोफाइलम के नॉच वाले एरिया पे इस तरीके से छोटे छोटे लीफ बर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लीफ बर्ड्स पाए जाते हैं। अब इनको एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया? इनको एनसीईआरटी ने नाम दिया लीफ बर्ड्स। ठीक है, लीफ बर्ड। अब होता क्या है बेटा, इस लीफ बर्ड पे जब थोड़ा बहुत इस तरीके से रूट वगैरह ढंग से डेवलप हो गए और जब लीफ वगैरह थोड़ी अच्छे से डेवलप हो गई तो ये लीफ बर्ड जो होती है बेटा, ये खुद ब खुद क्या होती है? लो चली मैं, लो चली मैं। ये खुद ब खुद बेटा टूट के क्या हो जाती है? सॉइल में गिर जाती है। ठीक है, सॉइल में गिर जाती है। जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो क्या होता है भाई? ग्रो इनटू क्या लिख रही थी मैं? हाँ, ग्रो इनटू न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट, एक पूरा नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बन जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात क्लियर हो गई है? डायग्राम देखोगे तो और क्लियरिटी आएगी बेटा। अगर आप इस असली की ब्रायोफाइलम की लीफ को देखोगे तो आपको देखो बेटा इस तरीके से आपको नॉच देखने को मिलेगा।
है ना। और इस नॉच एरिया में ही आपको लीफ बड देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही एक ऑब्जर्व करने वाली चीजें होती हैं, कई बार ना बुद्धि लगानी होती है, हर चीज ना आपको लिख के नहीं बताई जाती। आप देखो बेटा, यहाँ पे तो नहीं निकल रही बड, यहां से तो नहीं निकल रही बड, ये जो थोड़ा गड्ढा है इस तरीके से यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। क्या आपको इस नॉच वाले एरिया में नई लीफ बड्स ग्रो होती हुई दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे लीफ बड्स दिखाई दे रही होंगी बेटा, ये लीफ बड ऐसे निकलती है, सॉइल में गिरती है और नया प्लांट आ जाता है। क्लियर है? वेरी गुड, है ना। तो ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ की मदद से नया प्लांट बन जाता है। अब देखो बेटा, ना ही मैंने इस आलू को कहा कि भाई नया प्लांट बना ले, ना ही मैंने इस ब्रायोफाइलम को कहा बहन प्लीज 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 नया प्लांट बना ले, नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से किया, है ना। ना ही मैंने इस शकरकंदी को, इस स्वीट पोटैटो को कहा प्लीज नया प्लांट बना ले, इसने खुद करी ये चीज बेटा, हमने नहीं कहा इसको, इसने खुद करा, है ना। अनियन में से नया प्लांट निकल रहा है, खुद ही निकल रहा है, हमने तो किसी को नहीं कहा जाके, है ना। और कह भी देते तो कौन सा ये हमारी बात मान रहे हैं, है ना। तो ये नेचर में बेटा खुद ब खुद देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये सब क्या हो गए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल हो गए। ये आपको याद होना चाहिए। स्टेम में कैसे, स्टेम की मदद से कौन से प्लांट में होती है, रूट की मदद से कौन से प्लांट में होती है, लीफ की मदद से कौन से प्लांट में होती है। ठीक है, ये खुद हो रहा है, खुद, ये इनका नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, ये इनका क्या है, खुद का नेचुरल फिनोमिना है। बट जैसा कि मैंने कहा, अब हमारी भाई प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। प्लांट से हमको फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, खाना हमको प्लांट से मिलता है। तो फार्मर्स भी चाहते हैं कि हमको क्या हो, जल्दी 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 प्लांट्स मिल जाए। ठीक है, देखो आप खुद सोचो जरा, अगर आप चाहते हो कि मेरे को एक लेट्स से एक नया आलू का पौधा लगाना है ना, तो आपको पहले सीड खरीद के लाने पड़ेंगे, फिर आपको सीड को सॉइल में डालना पड़ेगा, फिर आपको उसको वाटर देना पड़ेगा, आपको, है ना, आपको उसको लाइट देनी पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, तब जाके उसका सीड धीरे 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 ग्रो करेगा। फिर धीरे धीरे बेटा उसमें लीफ आएंगी, सब कुछ होगा, है ना। तो बहुत टाइम लगता है। जल्दी जल्दी काम करने के लिए फार्मर्स आजकल क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, स्टेम रूट लीफ की मदद से फार्मर्स क्या करते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, फार्मर्स स्टेम रूट लीफ की मदद से नया प्लांट बना लेते हैं। तो इसमें बेटा ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके की वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जैसे कि भाई कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। आपको जल्दी से एक छोटे मोटे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ। तो बेटा जो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो आप उसको लैब में करो, यानी कि आप लेबोरेटरी के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या कर रहे हो, इस तरीके से प्लांट्स ग्रो कर रहे हो। क्या ये एक्चुअली में होता है मैम? यस, बिल्कुल होता है, मैंने खुद किया है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमएससी में थी, तो मेरा सब्जेक्ट ना बॉटनी, मतलब मेरी जो ग्रेजुएशन है, बीएससी जो है वो बॉटनी में है, और मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो भी क्या है, बॉटनी में। तो हमको ना सेकेंड ईयर में, मतलब 2 साल की होती है वो, तो सेकेंड ईयर में हमको प्रोजेक्ट करने थे। तो वहां पे हमको ये प्रोजेक्ट मिला था कि हमको एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं हम सदाबहार, छोटे से उसके पिंक कलर के फ्लावर होते हैं। तो हमको वो प्लांट ग्रो करना था लैब में। तो हमने इस तरीके से ना ये लैब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्लांट को ग्रो किया था। तो जब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्लांट को इस तरीके से ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो जब लैब के अंदर करते हैं बेटा तो उस प्रोसेस को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। मैम ये कैसे होता है, कभी और डिस्कस कर लेंगे, पहले जो किताब में है पहले उसको पढ़ लो। ठीक है, किताब में तो खैर ये भी नहीं है, बट मेरा मन था तुम्हें बताना चाहिए तो मैं इसलिए बता रही हूँ। फील्ड में, है ना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन फील्ड में फार्मर्स ये बहुत ज्यादा करते हैं। इस प्रोसेस के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये सब बहुत किया जाता है। सबसे पहला है बेटा कटिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कटिंग। चलो तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, तुमको क्या है बेटा, तुमको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहले पानी पीऊंगी पर प्लीज एक कांच का ग्लास देना पानी पीने के लिए।
आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो एक बार जल्दी से एक रोज बना दो, जल्दी से बेटा एक रोज बना दो। अगर मेरी आवाज आप सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है तो जल्दी से एक बारी रोज बना दो, रोज बना दो, रोज, रोज। एक गुलाब का फूल बना दो जल्दी से, एक बारी, जल्दी से एक बारी गुलाब का फूल बना दो मेरे लिए। इफ माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी, इफ माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीबडी तो जल्दी से एक बारी रोज का फ्लावर बना देंगे। वेरी गुड, बच्चों ने रोज बना दिया है, दैट मीन्स आवाज क्लियरली आ रही है। ठीक है, चलो अब तुम्हें क्या करना है, तुमको इमेजिन करना है, तुमको इमेजिन करना है, क्योंकि सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है, असलियत में तो तुम्हारे साथ कहाँ ही होएगा ये सब। ठीक है, तो बेटा तुमको इमेजिन करना है कि तुम जा रहे हो रोड पे और तुम्हें पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, आपको आवाज आई एक्सक्यूज मी, आपने पीछे मुड़ के देखा और आपको एक बहुत प्यारी सी एक लड़की गुलाब अपने हाथ में लेके खड़ी और कहती है लीजिए आपके लिए, लीजिए आपके लिए। ठीक है, चलो जी, आप कह रहे हो ओ माय गॉड कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, आपने अपने आप को पिंच किया, आपने कहा वाह, फिर आपको एकदम से याद आया समृद्धि मैम ने कहा था इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, आपको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि आप ये फूल मुझको दे दीजिए, आपने ले लिया। फिर आपने कहा कि अरे यार समृद्धि मैम ने तो मना किया इन सब चीजों में नहीं पढ़ना, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि दीदी आप एक काम करिए, ये जो आपका फ्लावर है इसका ये इतना सा हिस्सा हमको दे दीजिए। दीदी जी ये फूल आप अपने पास रख लीजिए, हमको इसकी स्टेम का इतना सा हिस्सा दे दीजिए और अपना फूल वापस लेके चली जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एकदम सख्त लौंडा बनकर दिखाना है और आपको कहना है कि दीदी जी ये कृपया करके ये फूल अपने साथ ले जाइए, और अब इतने प्यार मोहब्बत से हमारे लिए गुलाब लाई थी तो ये जो इसकी स्टेम है जिसमें लीव्स लगी हुई है वो आप ले आना। ठीक है, दिल नहीं तोड़ना है, दिल नहीं तोड़ना है। तो आपका क्या करना है, आधा गुलाब ले लेना है उनका। आपने गुलाब का फूल उनको दे दिया और नीचे की स्टेम ले ली, और आपने स्टेम पूरी नहीं ली है, आपने क्या करा है, आपने स्टेम का एक छोटा सा कट या स्टेम कटिंग ले ली है, स्टेम की आपने कटिंग ले ली है, आपने स्टेम कट करी, आपने स्टेम कट करी और स्टेम का इतना सा हिस्सा ले लिया। और जब इतना सा हिस्सा आपने स्टेम का ले लिया, आप आए घर पे दौड़ के, अपने सारे दोस्तों को फोन मिला दिया, तेरे को पता है आज क्या हुआ, तेरे को पता है आज क्या हुआ, भाई पागल हो गए भाई, मैं तो पागल हो गया भाई। ठीक है, तो आप स्टेम का हिस्सा घर पे ले आए, आपने अपने यार दोस्तों को फोन करके बता दिया। फिर आपको एकदम से याद आया कि समृद्धि मैम ने बताया था कि कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम की मदद से नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो आप क्या करा भाई, आप चले गए अपने ग्राउंड में, वहां पे थी बहुत सारी सॉइल, आपने ये जो स्टेम का हिस्सा लेकर आप आए हो दीदी से, आपने वो स्टेम का हिस्सा यहाँ पे क्या कर दिया, लगा के छोड़ दिया। अब थोड़े दिन बाद आप देखना बेटा, वो आपको एक गुलाब दे रही थी, आप देखना ये पूरा का गुलाब का फूल, यहाँ पे पेड़ पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा गुलदस्ता, है ना। एक गुलाब दे रही थी तुमको, थोड़े दिन में तुम देखोगे बेटा उस स्टेम की मदद से यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 100 गुलाब के फूल तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक स्टेम की कटिंग के हिस्से से आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा गुलदस्ता बनाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे बेटा जैसे कि रोज का प्लांट है, जैसे कि रोज का प्लांट है, तो रोज की स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगर आपको किसी ने फूल दिया है ना बेटा, तो कहना कि दीदी जी ले जाइए वापस, हमको नहीं चाहिए, हमको स्टेम दे दीजिए, इस स्टेम से हम पूरा का पूरा पेड़, पूरा का पूरा पौधा बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे
आपको देखने को मिल रहा है। इन द फर्स्ट इमेज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, एक रोज का एक फ्लावर है, उसकी डंडी है, आपने उसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लो इतना सा हिस्सा लिया स्टेम का, छोटा सा हिस्सा आपने लिया स्टेम का। जब आपने उसको सॉइल के अंदर डाला, कुछ टाइम उसको रखा, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे इसमें रूट भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे इस तरीके से रूट भी आना शुरू हो गया है उस छोटे से स्टेम के हिस्से से, उस छोटे से स्टेम के हिस्से से पूरा नया प्लांट उग जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। समझ आया? ठीक है, समझ आया? तो नुकसान नहीं कराना है, फूल रख, फूल देना उसको ले तोड़ अपने पास रख, मैं तो अपना पूरा गमला बना लूंगी। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, आपको ये मैसेज ज्यादा समझ, वैसे मुझे उल्टा करके बताना चाहिए था, शिट यार चलो लड़कियों का करके बताना चाहिए था, एग्जाम्पल गलत हो गया, गलत एग्जाम्पल हो गया। गर्ल्स, अगली बार तुमको कोई रोज देना चाहे तो आप कहना तू भाई अपना रख अपना रोज अपने पास, मुझे स्टेम दे दे, मैं अपना गमला खुद बना लूंगी, इतने बड़े बहुत सारे रोज मैं खुद लगा लूंगी। ठीक है, चलिए गलत एग्जाम्पल, उल्टा एग्जाम्पल हो गया, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा लेयरिंग है। लेयरिंग बेटा हमें ऑर्किड के अंदर, जैस्मिन के अंदर, इस तरीके के प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। देखो बेटा, आप इस वाले फोटो को देखिए, आपके कोर्स में नहीं है बट पढ़ा रही हूं क्योंकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आना चाहिए यार। देखो ये प्लांट है बेटा, नॉर्मल प्लांट है। क्या करते हैं बेटा, इसकी एक ब्रांच लेते हैं, इसकी एक ब्रांच लेते हैं, ठीक है, उसकी सारी लीव्स वगैरह हटा देते हैं, एक ब्रांच लेते हैं, सारी लीव्स वगैरह हटा देते हैं और उसको सॉइल के अंदर गाड़ देते हैं। ध्यान से देखो, सॉइल के अंदर इस तरीके से गाड़ देते हैं, सॉइल के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी सॉइल की, एक ब्रांच खींची और नीचे उसको बेंड करके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, सॉइल के अंदर डाल देते हैं। सॉइल के अंदर जब डाल दिया तो उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं, किसकी, सॉइल की। यहाँ पे घूक लगा देते हैं सो दैट ये वापिस ऊपर ना आए, है ना, वापिस ऊपर ना आए, तो सॉइल से दबा देते हैं। थोड़े टाइम बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होता है, रूट आने लगता है, ये जो इसके अंदर दबाया था यहाँ से पूरा नया प्लांट निकलने लगता है, प्लांट निकलने लगता है, स्टेम बन गई, ब्रांचेस बन गई, लीव्स बन गई, पूरा नया प्लांट निकलने लगता है। जब ये पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप होने लगता है, लगने लगता है कि भाई यहाँ पे लीफ भी आ गई, स्टेम भी आ गई, रूट भी आ गई, तो यहाँ से इसको काट देते हैं। अब ये अलग और ये अलग, तो यहाँ पे भी देखो बेटा आपने क्या ऑब्जर्व किया, स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बना दिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे भी देखो बेटा, स्टेम का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उससे नया प्लांट बन गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट ये सब करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इसीलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वैसे बेटा एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बेटा, एक पौधा है किसी और टाइप का, उसकी स्टेम है, ठीक है, स्टेम क्या है बेटा, ऑलरेडी हमारे प्लांट की स्टेम रूटेड है, सॉइल के अंदर क्या है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, दोबारा बताती हूं, ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम दो पार्ट्स को जोड़ देते हैं। ऑलरेडी एक प्लांट होता है, उसकी स्टेम क्या है बेटा, उसकी स्टेम ऑलरेडी सॉइल के अंदर रूट की मदद से टिकी हुई है, लगी हुई है, बट ऊपर का प्लांट नहीं है, ऊपर का प्लांट नहीं है, सिर्फ छोटा सा एक पार्ट है स्टेम का और उसके रूट है। जो भी प्लांट हम नया ग्रो करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, उस प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आएंगे और इस स्टेम के साथ हम इसको बाइंड कर देंगे और बांध देंगे। थोड़े दिन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे नया, ठीक है, थोड़े से दिन में हम यहाँ देखेंगे बेटा क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे नया प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, स्टेम की मदद से एक नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो ये छोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग कैसे होती है। जल्दी से, अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम बेटा वेजिटेटिवली प्रोपगेशन कौन से पार्ट की मदद से करता है?
ब्रायोफाइलम बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने कौन से पार्ट की मदद से करता है? ओके, सो टाइम इज अप। देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम होती है विद द हेल्प ऑफ लीफ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 89% बच्चों ने सही आंसर दिया। हिमांशु, प्रियांशु, कार्तिक, नितेश, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब फटाफट से बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बेसिक्स देखते हैं ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बेटा हमने अभी तक कुछ भी मेजरली डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई भी बच्चा यहाँ पे सबसे पहले तो ये नहीं कहेगा मैम प्लीज क्लास एंड कर दो, क्लास एंड कर दो। भाई अभी 1 घंटा हुआ है क्लास, ठीक है, अभी 1 घंटा हुआ है क्लास स्टार्ट हुए, थोड़ी सी देर और पढ़ लो। ठीक है, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, क्लास एंड नहीं हो रही है अभी। ठीक है, क्लास एंड बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हम यहां से बेटा आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हर क्लास में आके मैम वो पढ़ा दो। ठीक है, तो पहले ही तुमको बता दूं कि ड्रामा नहीं चलना चाहिए कोई भी क्लास में। आज बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं हम डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगर इतनी बात दिमाग में बैठ गई है तो एक बार जल्दी से #CH कर दो। अगर इतनी बात दिमाग में बैठ गई है तो जल्दी से एक बार #CH कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और एक सेकेंड बेटा, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो डिस्कस करे ही नहीं। सॉरी गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट होगा। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा रह गया है ना, ये रह गया। फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके नोटबुक के अंदर अच्छे से कॉपी पेस्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 3 4 पॉइंट्स है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, जल्दी से इनको नोट डाउन करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? जो भी प्लांट्स हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके उगाते हैं, जो भी प्लांट्स हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्या होते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स, उनके अंदर फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज कंपेयर्ड टू दोज प्लांट्स जिनको हमने सीड्स के थ्रू ग्रो किया है। बेटा मान लो मैं तुमको क्या कहूं, मैं तुमको सीड दे दूं कि ले बेटा इस प्लांट के तू सीड ले ले और अब क्या कर, अब इसको तू सॉइल में जाके डाल दे। तो बेटा जब आप उस प्लांट के सीड को डालोगे सॉइल में तो धीरे धीरे वो जर्मिनेट होगा, धीरे धीरे उसमें रूट आएगा, धीरे धीरे उसकी स्टेम आएगी, स्टेम धीरे 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 ग्रो करेगी, फिर जाके उसमें लीव्स आएंगी, फिर उसमें ब्रांचेस आएंगी, फिर उसमें फ्लावर आएगा, फिर उसमें फ्रूट आएगा। हे भगवान, इतनी लंबी प्रोसेस, इतना सारा टाइम लगेगा। बट अगर बेटा मैं उसी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहाँ पे रोज का ही एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोज का ही एग्जाम्पल ले लूं, बेटा मैं रोज प्लांट के सीड के थ्रू पूरा प्लांट उगाऊंगी, फिर उसमें फ्लावर आएगा। क्यों ना मैं सिंपली उसकी स्टेम की मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके पूरा नया प्लांट बना दूं।
ठीक है। तो बेटा जिन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उगाते हैं उनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी आते हैं, उनमें बेटा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी आते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बेटा, कम टाइम में क्या बेटा ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जल्दी होता है प्लांट्स में, स्टेम रूट की लीफ की मदद से क्या होता है बेटा, जल्दी होता है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को आप कम टाइम में ग्रो कर सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है बेटा, रैपिड है, रैपिड मतलब क्विक, रैपिड मतलब क्विक, जल्दी होता है, ये इजियर है, इजीली हो जाता है, ठीक है। और ये चीपर, चीप मत लिखना बेटा, चीप टर्म बड़ा चीप लगता है, आप पेपर में लिखकर आना इकोनॉमिकल, ऐसे ही इंप्रेस हो जाते हैं बेटा टीचर। अच्छे वर्ड्स लिख दो, टीचर फटाफट से मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो चीपर ना लिख के बेटा इकोनॉमिकल लिखना। तो आपको अगर बेनिफिट्स कोई पूछता है तो आप बताओगे कि इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी आते हैं, ये कम टाइम लेता है, कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स बना के देता है हमको, ये जल्दी हो जाता है, रैपिड है, इकोनॉमिकल है, इसमें कम खर्चा आता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये इसके कुछ क्या है एडवांटेजेस है। और भी है, सुन लो जरा। आपने आजकल देखा होगा बेटा मार्केट के अंदर ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जिनके अंदर सीड ही नहीं आता, जिनके अंदर सीड ही नहीं आता। आजकल सीडलेस ऑरेंज, सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस पपाया, इस तरीके के प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या है बेटा, विच हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स नहीं आ रहे, तो ऐसे वाले प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जितने भी प्लांट्स हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो किए जाते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं जेनेटिकली, मतलब उनका डीएनए आपस में बिल्कुल सेम होता है। मतलब अगर मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल दूं तो बेटा ये वाला प्लांट था, ठीक है, मतलब ये एक रोज का प्लांट था, इसके यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा एक कटिंग ली और ग्रो कर दिया। अब मैं इसका डीएनए और इसका डीएनए कंपेयर करूंगी तो बिल्कुल सेम होगा। तो अगर मुझे बिल्कुल सेम प्लांट्स ग्रो करने हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही अच्छा क्या है, ऑप्शन है। तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड। अब ये क्या है बेटा, मान लो आपका ठीक है, मान लो बेटा एक प्लांट है, एक मैंगो का ट्री है ना, मान लो एक मैंगो का ट्री है, उस मैंगो ट्री में बहुत ही अच्छे रसीले है ना, स्वादिष्ट टेस्टी आम लगते हैं। अब आप चाहते हो यार कि मेरे पास भी क्या हो, एक ऐसा बाग हो जिसमें इक्वली ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्या हो, सेम टू सेम टेस्टी मैंगोज लगे। तो आप सिंपली जाना उन भैया के पास और बोलना, भैया प्लीज आप अपने मैंगो ट्री की स्टेम काट के मुझे दे दो। आप बेटा वो वाले प्लांट को अपने उसमें लगाओगे कटिंग के थ्रू, तो आपको सेम प्लांट सेम फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है बेटा, फ्रूट का जो कैरेक्टर है वो मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो भी एडवांटेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस करी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चार्ट ऑफ कर रही हूँ, है ना, चार्ट ऑफ इसलिए क्योंकि तुम खी बहुत करोगे, ठीक है। कर लो, वैसे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल 2-3 बातें पहले मुझे बोलने दो, फिर बाद में तुम बोल लेना, जितना तुम्हें बोलना है उतना तुम बोल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहले मुझे बोलने दो, ठीक है। पहले मुझे बोलने दो फिर तुम बोल लेना। तुम्हें बोलने से मैं मना नहीं कर रही, तुम्हारा जो मन कर रहे बोल लेना, ठीक है। बट फिर वही वाली बात है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, अपना टाइम वेस्ट, दूसरों का टाइम वेस्ट, क्या फायदा, है ना। तो इट्स बेटर कि पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सो एज आई सेड बेटा, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपको जो भी बातें बोलने वाली हूं, बताने वाली हूं, ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है। ये प्लांट्स पे भी अप्लाई होता है, ये एनिमल्स पे भी अप्लाई होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स पे भी अप्लाई होता है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहा है
तो वहां पे बेटा ये सारे के सारे पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा बेसिक्स यहीं पे हूँ कहीं नहीं गई, यहीं खड़ी हूँ साइड में, है ना। मैं साइड में इसलिए खड़ी हूँ सो दैट आप सारे पॉइंट्स को रीड कर सको। यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार इधर उधर खड़े होने से पॉइंट्स छुप जाते हैं, तो इसलिए साइड में खड़ी थी। तो बेटा ये क्या है, कुछ कॉमन बातें हैं, इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई, रिप्रोडक्शन का मतलब है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना। अब अगर नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वहां पे क्या हो रहा है भाई, वहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज वहां पे ये हो रही है कि वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों पेरेंट्स जो है वो डिफरेंट सेक्स के हैं। डिफरेंट सेक्स मतलब डिफरेंट जेंडर के हैं। डिफरेंट जेंडर मतलब एक मेल है और एक फीमेल, एक मेल है और एक फीमेल। ये बात हमको पता होनी चाहिए, ये बात हमको पता होनी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट डिफरेंट सेक्स के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। सेकेंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बेटा पहली ही क्लास में, आई थिंक आपको मैंने दूसरी क्लास में बताया था कि गैमीट क्या होते हैं। गैमीट वो स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन कराने का है। तो जब मैं बोलती हूं गैमीट, आई डू मीन स्पर्म सेल, आई डू मीन ओवम या फिर एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म बनता है, एग या ओवम बनता है एंड उनकी फ्यूजन होती है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके अलावा बेटा ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते, वहां पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि बेटा अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो आपके और आपके बहन भाई में, आपके सगे बहन भाई में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो, आप में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, बट एट द सेम टाइम आप में कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होंगी, आप में कुछ डिफरेंस भी होंगे, आप में कुछ वेरिएशन भी होंगे। हो सकता है आप में कुछ सिमिलैरिटी हो बट एट द सेम टाइम आपके डीएनए में कुछ डिफरेंस भी है। तो ऑफस्प्रिंग्स जो है बेटा वो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक मतलब आपको पेरेंट से क्या मिला है बेटा, आपको पेरेंट से मिला है डीएनए। आपकी बॉडी में जो डीएनए है वो आपको अपने पेरेंट से मिला है, आपके बहन भाई की बॉडी में जो डीएनए है वो भी उनको उनके पेरेंट से मिला है, बट फिर भी आप दोनों बहन भाई, भाई भाई या बहन बहन एग्जैक्टली सेम नहीं हो। ठीक है, सेम नहीं हो। तो ये बात याद रखना बेटा, ये बात याद रखना, अगर दो पेरेंट्स ने अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होते, कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है। उन डिफरेंस को हम जेनेटिक वेरिएशंस बोलते हैं और इन जेनेटिक वेरिएशन के कई बार देखा गया है कुछ फायदे होते हैं। ये वेरिएशन कई बार सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है, ये छोटे मोटे पॉइंट क्लियर हो गए हैं बेटा, ये छोटे मोटे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार फटाफट से #CH कर दो, जल्दी से एक बार #CH कर दो। चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो भाई डिसाइडिंग हु विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म एंड ओवम। मैं करूंगा जी, मैं करूंगा, मैं एक्सपर्ट हूं, मेरा तो काम ही रिप्रोडक्शन कराने का है, मुझको आता है, मुझको सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं, है ना। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ना मीटिंग चल रही थी कि भाई कौन करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन करवाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्किन के सेल्स, लिवर के सेल्स, किडनी के सेल्स, है ना, और सबके सेल्स ने कहा नहीं जी नहीं, हमारे बस की नहीं है, हमें नहीं आता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, फिर वहां से निकल के आए, एक मिनट, मेरा नाम स्पर्म सेल है, मैं कराऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरा काम ओवम है भाई, मेरा नाम ओवम है, मेरा काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। ठीक है, तो भाई वो एक्सपर्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने का काम किसका है भाई, गैमीट्स का है।
गैमीट्स को जर्म सेल्स भी बोला जाता है, सेक्स सेल्स भी बोला जाता है। इनका काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। मैं पहले भी बता चुकी हूं, दोबारा बता देती हूं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है, तो चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था, जब मैं बोलती हूं गैमीट्स, गैमीट्स को सेक्स सेल्स, गैमीट्स को सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी बोला जाता है। ये कौन से सेल्स होते हैं? ये बेटा स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका काम है रिप्रोडक्शन कराना। स्पेशलाइज्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो स्किन के सेल्स का काम जैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का है, किडनी के सेल्स का काम ब्लड को फिल्टर करने का है, वैसे ही गैमीट्स का काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। इनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, एज वी हैव डिस्कस्ड। अब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पे दो पेरेंट होंगे, दो पेरेंट है, एक मेल है एक फीमेल है। तो जब हम बात करते हैं मेल पेरेंट की, तो मेल पेरेंट की बॉडी के अंदर बनता है स्पर्म सेल। मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। मेल बॉडी के अंदर बनता है स्पर्म सेल, sperm cell is actually the male gamete। फीमेल बॉडी के अंदर बनता है एग सेल या ओवम, ये होता है फीमेल गैमीट, ठीक है। क्लियर है बेटा? बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी बात बताई है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हो, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो। चलो जी सिंपल, ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। सब कुछ क्लियर है बेटा? सब कुछ क्लियर है? चलो अब बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके क्या होते हैं बेटा? कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? सबसे पहला स्टेप है गैमीट फॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसको एक नया बेबी बनाना है। तो उसके लिए उसको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? उसको सबसे पहला स्टेप उसको करना होगा गैमीट फॉर्मेशन का, यानी कि मेल की बॉडी में सबसे पहले स्पर्म बनाना होगा और फीमेल की बॉडी में सबसे पहले एग बनाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है बेटा वो होता है गैमीट फॉर्मेशन का। एंड जब किसी भी पेरेंट की बॉडी में जब गैमीट के सेल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? What is the gametogenesis? Gametogenesis is the formation of gametes. What is the gametogenesis? Second term is gametogenesis. What do I mean by gametogenesis? For the process of formation of gametes. The process of formation of gametes, ठीक है। जब गैमीट बनते हैं तो उस प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस बोला जाता है। गैमीटोजेनेसिस भी जो है बेटा दो तरीके की हो सकती है। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मेल की बॉडी में बेटा मेल गैमीट की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मोजेनेसिस।
जेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं। oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग सेल या फिर ओवम को बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जब किसी भी मेल की बॉडी में, जब किसी भी बेटा मेल की बॉडी में स्पर्म सेल बनते हैं, किसी भी मेल की बॉडी में जब स्पर्म सेल बनते हैं तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है स्पर्मोजेनेसिस। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस कहां होती है बेटा? मेल की बॉडी में होती है। जब किसी भी फीमेल की बॉडी में एग सेल बनता है या ओवम बनता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है oogenesis। उस प्रोसेस को नाम दिया गया है oogenesis। तो स्पर्म एक मेल गैमीट है, स्पर्म का काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है। जिस प्रोसेस से मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को हम स्पर्मोजेनेसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस से फीमेल की बॉडी में एग सेल बनता है या ओवम बनता है उस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे बेटा आपको याद रखना है, कोई भी जब सेल बनता है, कोई भी जब एक नया सेल बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनता है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? जल्दी बताओ। मैंने एक बात बोली, मान लो ये एक नया सेल है, मान लो ये क्या है, ये एक नया सेल है। ये एक नया सेल कब बना होगा? जब पिछले वाले इस सेल ने क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा। ये सेल कब बना होगा? जब इससे पुराने वाले पिछले वाले एक सेल ने क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा। ये सेल कब बना होगा? जब इससे पुराने पिछले वाले सेल ने क्या किया होगा? डिवाइड किया होगा। भाई ये कब बना होगा? जब ये पिछले वाले पुराने वाले सेल ने डिवाइड किया होगा। तो कोई भी नया सेल तब बनता है, कोई भी नया सेल कब बनता है? जब उससे पिछले वाला पुराने वाला सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं अगर कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन। मैं यहां पे बेटा आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। न्यू सेल्स आर formed by process of cell division। तो क्या आप सभी बच्चे इस बात से एग्री करते हो? यस, है ना? यस, बिल्कुल एग्री करते हो। अब बेटा हम सभी को पता है जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, जब कोई भी नया सेल बनता है तो सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है भाई? सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनता है। भाई देखो दो तरीके की सेल डिवीजन होती है। अभी 9th के टॉपिक है ना? एनसीईआरटी क्या करती है? एनसीईआरटी सोचती है हमने तो पढ़ा दिया था 9th में, बच्चों ने पढ़ लिया होगा और बच्चों को फिर क्या ही एक्सप्लेन करना। बट उनको ये नहीं पता ना बच्चे कितने शैतान है। बच्चे पढ़ते थोड़ी है, बच्चे सोचते देखा जाएगा, तब की तब देखा जाएगा। अभी नहीं देखा जा रहा, तब की तब देखा जाएगा। फिर जब बाद में जो होता है वो बाद में फिर देखा नहीं जाता। ठीक है, देखो बेटा आपको अगर याद हो, बहुत साल पहले की बात है बेटा, बहुत हजारों साल पहले की बात है, जब तुम क्लास 9th में थे। जब तुम क्लास 9th में थे तो तुमको याद होगा, तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा सेल डिवीजन का। दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस
एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है? माइटोसिस को एक और मान दिया गया है, इक्विटेशनल डिवीजन, और इसको नाम दिया गया है रिडक्शनल डिवीजन। इसके बारे में बेटा कुछ याद रखो ना रखो, बस यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर remain same, chromosome number becomes half, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। ठीक है, अभी बस इतनी बात याद रखना बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, देखो अगर कोई सेल है उसके अंदर माइटोसिस हो रही है, अगर कोई सेल है उसके अंदर माइटोसिस हो रही है, मान लो बेटा इस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? मान लो बेटा इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 6 हैं, तो इन दोनों के पास भी क्या होंगे? 6 होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर जो है बेटा वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर जो है बेटा वो सेम रहता है। एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो बेटा ये एक सेल है, इसके अंदर सेल डिवीजन हुई माइटोसिस वाली, उसने 2 नए सेल्स बनाए। अगर इसके अंदर 12 क्रोमोसोम है तो इन दोनों के पास भी 12 क्रोमोसोम होंगे। मान लो बेटा एक सेल है, उसके अंदर क्या हुई? सेल डिवीजन हुई। इस सेल के पास कितने थे? इस सेल के पास लेटस अज्यूम के क्या थे बेटा? लेटस से 46 क्रोमोसोम थे, तो इसके पास भी 46 होंगे, इसके पास भी 46 होंगे। तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होता है, माइटोसिस में जो बेटा क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम रहता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में ऐसा मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर इसके पास 12 क्रोमोसोम थे तो बेटा जो नए सेल्स बनेंगे उनका क्रोमोसोम क्या होगा बेटा? नंबर आधा हो जाएगा। अगर इसके पास 12 क्रोमोसोम थे, ये मियोसिस की प्रोसेस करेगा तो इसके जो नए सेल्स बनेंगे बेटा इनके पास क्या होंगे? इनके पास आधे क्रोमोसोम होंगे, तो इसके पास केवल 6 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, अगर मान लो ये एक सेल है और ये कह रहा है मैं तो मियोसिस करूंगा जी, मैं तो मियोसिस करूंगा, तो अगर बेटा मान लेते हैं इसके पास मान लेते हैं 16 क्रोमोसोम है, तो ये जो नए सेल्स बनेंगे इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? जल्दी से बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे? अगर इसके पास 16 है, ठीक है, और इसने डिसाइड किया है मैं तो मियोसिस करूंगा, तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? जल्दी बताओ। आंसर नहीं बता रहे भाई, आंसर नहीं बता रहे। 8। वेरी गुड। इसके पास होंगे 8 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मान लो बेटा ये वाला सेल है, इस सेल के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ये सेल मियोसिस करके नए सेल्स बनाएगा,
तो इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इस सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स थे। इसने कहा मैं तो जी मियोसिस करूंगा, मैं तो जी मियोसिस करूंगा। मियोसिस करके इसने क्या करा? इसने नए सेल्स बनाए। अब जो नए सेल्स बनेंगे उनमें क्या होगा? क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम वाले क्या होंगे? सेल्स बनेंगे। ठीक है, ये इतनी सारी कहानी समृद्धि मैम ने क्यों सुनाई? क्योंकि बेटा जब मेल बॉडी के अंदर स्पर्म बन रहे होते हैं, यानी कि नए सेल्स बन रहे हैं। स्पर्म क्या है? सेल है भाई। स्पर्म एक सिंगल सेल है। तो जब स्पर्म सेल बन रहा होता है, जब स्पर्म सेल बन रहा होता है बेटा, तो वो कौन सी प्रोसेस से बनता है? वो बनता है मियोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, मियोसिस की प्रोसेस से। जब फीमेल की बॉडी के अंदर एग सेल बन रहा होता है तो वो कौन सी प्रोसेस से बनता है? मियोसिस की प्रोसेस से। वो बनता है मियोसिस की प्रोसेस से। ठीक है, अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल दूं तो बेटा ये मान लो अगर ये स्पर्म सेल है, ठीक है, ये स्पर्म सेल है। ठीक है, ये स्पर्म सेल का क्या है? ये स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है। तो बेटा इसके न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको 23 क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। मैम ये कैसे हुआ? देखो बेटा, इमेजिन करो ये क्या हो रही है, यहां पे इमेजिन करो, यहां पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है। ह्यूमन बॉडी के हर सेल के अंदर क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब स्पर्म फॉर्मेशन हो रही थी तो मियोसिस की प्रोसेस हुई होगी। तो सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे। जब स्पर्म बने तो मियोसिस हुई। मियोसिस में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मियोसिस की प्रोसेस से बनते हैं। स्पर्म सेल मियोसिस की प्रोसेस से बनते हैं। हमारी हर बॉडी के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट 1। स्पर्म सेल के अंदर बेटा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे ही बेटा फीमेल बॉडी के अंदर जो एग सेल होता है ये उसका न्यूक्लियस है। अगर हम उसको देखें बेटा तो उसके अंदर भी क्या होते हैं बेटा? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर क्या होता है बेटा? गैमीट ट्रांसफर होता है। गैमीट ट्रांसफर का मतलब ये है कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर इजैक्यूलेट किए जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये स्पर्म सेल जो फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये स्पर्म सेल और एग सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके कारण एक नया सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट के अंदर 23 क्रोमोसोम यहां से आए, 23 क्रोमोसोम यहां से आए, और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 46 हो जाता है। ठीक है, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी तो वहां पे हम इसको क्या करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टेप्स देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट सी बात थी जो मुझे बतानी थी। तो बेटा अगर हम ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वहां पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? वहां पे सबसे पहला स्टेप होता है गैमीट फॉर्मेशन का। गैमीट बन गए जी, मेल की बॉडी में स्पर्म बन गया, फीमेल की बॉडी में एग बन गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? सेकेंड स्टेप गैमीट ट्रांसफर का होता है। गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि बेटा हम प्लांट्स में भी देखेंगे कि भाई पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमीट क्या होता है? फीमेल के पास जाता है। ह्यूमन बॉडीज में भी हम देखेंगे आगे चल के कि जो स्पर्म सेल होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज और इजैकुलेट किए जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल के पास ट्रांसफर होता है, वो फीमेल गैमीट के पास जाता है। तो सेकेंड स्टेप ये होता है। अब वो जब दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनके बीच में होती है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बोलते हैं। जब मेल एंड फीमेल गैमीट बनता है तो वहां पे एक सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, तो ये स्पर्म सेल है, ये एग सेल है, दोनों के बीच में हो गई फ्यूजन। दोनों की फ्यूजन होने के बाद एक सेल बना जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है बेटा? एक सिंगल सेल होता है।
जाइगोट क्या होता है बेटा? एक सिंगल सेल होता है जो मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन की वजह से बनता है। तो जब स्पर्म सेल और एग सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो एक सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है बेटा? डिवाइड करता है। जाइगोट जो है बेटा डिवाइड करता है। ये करता है बेटा माइटोसिस, ये करता है माइटोसिस। ठीक है, आगे भी याद दिला दूंगी। ठीक है, यहां पे लिख देती हूं। यहां पे बेटा जाइगोट क्या करता है बेटा? डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, ये माइटोसिस की प्रोसेस से डिवाइड करता है। अभी एक है जाइगोट, एक सिंगल सेल है, ये डिवाइड करेगा अपने जैसे 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32, 64, 128, 256। ठीक है, तो एक पूरी बॉल बन जाती है सेल्स की, एक पूरी बॉल बन जाती है सेल्स की, जिसमें क्या है? जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। जिसमें क्या है भाई? इस तरीके से बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है एम्ब्रियो। क्या नाम दिया गया है भाई? इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है एम्ब्रियो। इस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या है? एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। अब एक बॉल है बेटा एक सेल की। अब बेटा इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अभी बहुत सारे सेल बने हैं, सेल से टिश्यूज बनेंगे। ठीक है, टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। धीरे धीरे करते 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 पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जिस दिन ये फुली ग्रो एंड डेवलप एंड मैच्योर हो गया बेटा तो इसको डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ आया बेटा? तो यहां पे देखो बेटा, जल्दी से इसको देखते हैं, आखिरी है बस, इसके बाद खत्म कर रहे हैं क्लास, कुछ है नहीं अब डिस्कस करने के लिए। तो देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन से जो भी पहले होता है उसके लिए टर्म यूज होता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, एग बनता है। ठीक है, और एग और जो स्पर्म सेल होता है वो फीमेल गैमीट यानी कि एग के पास जाता है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है। फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट के बाद क्या होता है जी? क्या होता है? जाइगोट बनता है, एक सिंगल सेल है जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की वजह से बना है। ये क्या था? दिस इज स्पर्म सेल, दिस इज स्पर्म सेल, दिस इज एग सेल। जब स्पर्म और एग एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्यों बना? स्पर्म और एग के फ्यूजन से बना। जाइगोट जब बार बार क्या करता है? डिवाइड करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक सेल के अंदर जिसका नाम है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो में बेटा धीरे धीरे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, धीरे धीरे पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, रिप्रोडक्शन हो गई। नया ऑर्गेनिज्म बनाना मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसकी मदद से हुई? मेल गैमीट स्पर्म की वजह से, फीमेल गैमीट एग की वजह से। तो जब मेल एंड फीमेल गैमीट की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो बोलेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलो क्लास खत्म, क्लास खत्म भाई, क्लास खत्म हो गया, हो गया खत्म यार, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म बस। क्वेश्चंस का आंसर कर दो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल डिविजन इज इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन? तो जब बेटा गैमीट्स बनते हैं तो कौन से तरीके की सेल डिवीजन होती है? जल्दी से बेटा इसको आंसर करेंगे। जब गैमीट्स बनते हैं तो कौन से तरीके की सेल डिवीजन होती है?
गैमीट फॉर्मेशन, जब स्पर्म बनता है तो कौन सी सेल डिवीजन होती है? एग बनता है तो कौन सी सेल डिवीजन होती है? वेरी गुड, यहां पे होती है मियोसिस, यहां पे होती है मियोसिस। वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन का आंसर और करेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? स्पर्म बनता है, जाइगोट बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है, ओवम बनता है। जल्दी बताएंगे बेटा। मान लो ये क्या है? मान लो ये एक स्पर्म सेल है, ठीक है, ये एक एग सेल है। तो जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है। उस सेल का नाम क्या होता है? वेरी गुड, उस सेल का नाम होता है जाइगोट। उस सेल का नाम होता है जाइगोट। बहुत ही बढ़िया बेटा। जाइगोट इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल पेरेंट? मेल पेरेंट, फादर की बॉडी में बेटा क्या बनता है? मेल पेरेंट क्या बनाता है? ओवम बनाता है, एग बनाता है, स्पर्म बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। मेल पेरेंट की बॉडी में, मेल पेरेंट की बॉडी में क्या बनता है? मेल पेरेंट क्या बनाता है? मेल पेरेंट बनाता है स्पर्म सेल। मेल पेरेंट बनाता है स्पर्म सेल और प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी गुड, आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर? मल्टी सेल्यूलर यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, जो बहुत सारे सेल से मिलके बना है, ठीक है। स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है। जब ये दोनों सेल मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर होती है माइटोसिस वाली सेल डिवीजन और ये अपने आप डिवाइड करके 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 ग्रुप ऑफ सेल बना देता है। एक ग्रुप ऑफ सेल, बहुत एक बॉल बना देता है सेल की, जिसका नाम है एम्ब्रियो। क्या आंसर होगा? वेरी गुड, आंसर होगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। सो विद दिस आज की क्लास हम खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ओ माय गॉड, डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है जीवन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से हम प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म करें, सो दैट फिर हम जल्दी जल्दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप क्लास में खत्म करवा दे करने देना मुझे टॉपिक। ठीक है, सो दैट दूसरे नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हारा फेवरेट टॉपिक पढ़ सकें। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बच्चे एकदम तैयार, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओहो, प्लांट रिप्रोडक्शन, नेवर माइंड, हम छुट्टी कर लेंगे मैम। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आई होप आज की एक बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी क्लास थी हमारी, वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मेक श्योर अभी तक जो भी पढ़ा है आप उसको एनसीईआरटी में रीड कर कर आए। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय 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 बाय।